नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैथानी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार के सियासी मिजाज की। आखिर आने वाले चुनाव में सभी पार्टियों की तमाम तैयारियों के बावजूद विपक्ष मोदी के दुख को क्यों नहीं भेद पा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्ष हर संभव कोशिश कर रहा है। कभी विपक्ष एकजुट होने की बात करता है तो कभी एक के बाद एक कई विपक्षियों के खेमे बनकर तैयार हो जाते हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस के बिना खेमा तैयार कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में आरजेडी और जेडीयू के नेता अब भी कांग्रेस के साथ संभावना तलाश रहे हैं। वहीं बता दें, अब तक असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और नवनीत पटनायक ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सियासी रुख को समझा जाए तो ये कयास लगाया जा रहा है कि वे अपनी राह और उसे अलग ही रखेंगे। वहीं अगर अलग कुंभों की बात करें तो केसीआर और अरविंद केजरीवाल अलग खेमे से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं इन सबसे अलग कांग्रेस खुद को नेशनल पार्टी मानती है और इस चुनाव में अकेले चलने पर अड़ी है। वहीं अगर पिछले 10 सालों के चुनावी समीकरण पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार पीएम की गद्दी पर है। केंद्र में बीजेपी विराजमान है। इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी की संभावना बनती नजर आ रही है। वहीं विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने की कवायद में लगा हुआ है, मगर क्या वो इसमें कामयाब होता हुआ दिख रहा है, ये तफसील से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बिहार के सियासी समीकरण पर नजर डाल लेते हैं। पहले इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी जान लेते हैं, फिर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर क्यों बिहार के सियासी समीकरण हर तरह से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इसे साइंस की भाषा में बटरफ्लाई इफेक्ट कहिए, सहयोग कहिए या बीजेपी की अकाट्य रणनीति, मगर कहीं ना कहीं बिहार में विपक्षी पार्टियों को हर चाल जाने अनजाने में बीजेपी के पक्ष में पलटती जा रही है। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर बिहार में ऐसे क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या हालात हैं जिस वजह से मोदी के सामने विपक्ष हवा हो जाते हैं। नीतीश तेजस्वी के खेल बेकार, बीजेपी के लिए ओवैसी कैसे मददगार, ये जानने के लिए सबसे पहले एक सिरे पर चलते हैं। बिहार में सीमांचल में ओवैसी मजबूत दावेदार हैं, ये आप जानते हैं। ये भी सच है कि एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी हमेशा अलग ही राह चुनते हैं। फिलहाल देश में जिस तरह के सांप्रदायिक उभार को देखा जा रहा है, उसमें ओवैसी की ताकत को कमतर मानना बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसे में ओवैसी घोषित रूप से मुसलमानों के नेता है, ठीक उसी तरह जैसे मायावती को दलितों का नेता माना जाता है। अगर बीजेपी के हाथ इस पक्ष के वोट ना भी लगे और अगर ये वोटर ओवैसी के साथ आधे या पूर्ण रूप से खड़े हो गए तो एआईएमआईएम चुनाव भले ही ना जीते, पर दूसरे विपक्षी दल के उम्मीदवारों को हराने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। खासकर बिहार में, जहां सीमांचल के 4 जिलों में ओवैसी ने मुसलमानों पर पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अगर उनकी पार्टी 1-2 सीट निकाल ले तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। अगर सीट नहीं भी निकली तो मुस्लिम वोटों पर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसे दल अपना जो कॉपीराइट समझते हैं, उनके लिए ओवैसी मुश्किल का सबब बन सकते हैं। और ऐसा गोपालगंज में असेंबली उपचुनाव में देखने को भी मिला। फिलहाल ओवैसी 2 दिनों के दौरे पर किशनगंज गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिहार के बाकी विपक्षी दलों को डर सता रहा है। अब आपको बताते हैं कि बिहार में सभी दलों के लिए मुसलमानों के वोट क्या अहमियत रखते हैं। अगर मुसलमानों के वोट 7 दलों के सशक्त महागठबंधन से कट जाए या अलग अलग खेमे में बिखर जाए तो इससे समझ लीजिए कि बिहार की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी मुश्किल में आ सकती है। आपने फिल्म देखी होगी जिसमें जादूगर की जान तोते में होती है। बिहार में आरजेडी जेडीयू के लिए एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण यही तोता है और यही पार्टी की जान है। यही वजह है कि चुनावी मौसम में ओवैसी जब भी बिहार आते हैं, आरजेडी समेत दूसरे विपक्षी दल उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहराने लगते हैं। हालांकि इसे कहीं से भी एजेंट करार नहीं दिया जा सकता, मगर ओवैसी की पार्टी वोट कटवा बनकर बीजेपी के लिए हर बार मददगार साबित होती रही। बीजेपी की रणनीति हुई कामयाब, बिहार में मिले दमदार मददगार। वहीं अगर आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी की बात की जाए तो बीजेपी एक एक करके सबको साधने की कवायद में जुटी है। बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक होते आए विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल हुई है। इसके पीछे की नीति का एनालिसिस किया जाए तो ये सामने आएगा कि इसका राज बीजेपी की चुनावी प्रबंधन में छिपा है। इसे समझने के लिए एक ही मिसाल काफी है। आप देख सकते हैं कि अभी तक विपक्षी दल एकता की बतकही में उलझे हैं, जबकि बीजेपी हर बार की तरह एक सुचारू रणनीति बनाकर बूथ स्तर तक काम कर चुकी है। इस कवायद में पार्टी विपक्षी दलों में तोड़फोड़ के साथ साथ छोटे क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है।
चाहे जेडीयू से निकले उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो, प्रशांत किशोर हो, वे किसी न किसी तरह भाजपा विरोधियों को कमजोर कर रहे हैं और इस कवायद में बीजेपी और नेताओं के बीच सुधरते संबंधों पर भी ध्यान देते रही है। सियासी गलियारे में हलचल है कि इस बार आरसीपी सिंह बीजेपी की टिकट से नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा का नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक बयान सामने आया था, जहां कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। जहां कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा 2024 के चुनावों में विपक्ष का कोई भी दावेदार प्रधानमंत्री से टकराने की हैसियत नहीं रखता है। इससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि बीजेपी ने बिहार के 3 बड़े विपक्षी दलों को अपने पाले में कर लिया। जेडीयू से निकलकर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली। मुकेश सहनी की अपनी पार्टी है, तो वही चिराग पासवान लोजपा के एक अलग धड़े के नेता है। तीनों को केंद्र सरकार ने Y और Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने को मंजूरी दे दी है। तो वहीं लोजपा के दूसरे धड़े के नेता पशुपति कुमार पारस को केंद्र ने मंत्री बनाकर पहले ही अपने साथ कर लिया है। जाहिर है कि भले ही बिहार के बड़े नेता भाजपा से अलग खड़े हो, लेकिन बीजेपी के प्रति उनकी सिंपैथी को नकार नहीं सकते, और ये भी कि भाजपा की सफल नीति का हिस्सा है। मुश्किल में आरजेडी, फंसा लालू परिवार, कैसे साधेंगे चुनाव, मजबूर नीतीश कुमार। ऐसे में बिहार के अंदर विपक्ष घबराया हुआ है और ये तमाम खोखले दावे पेश करने पर मजबूर है कि बीजेपी के पास सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के सशक्त टूल है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है। जबकि हर आए दिन ईडी के सबूत इन पार्टियों के बेसिर पैर के दावों की असलियत पेश कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में सबसे बड़ा दल आरजेडी है। बीजेपी का साथ छोड़कर भागे नीतीश कुमार आरजेडी के सहारे सीएम हैं और अब इसी सहारे पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आरजेडी के जन्मदाता लालू यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरसी के लटके घोटालों की जांच प्रक्रिया शुरू होने से नीतीश कुमार भी पशुपेक्ष की स्थिति में आ गए हैं। यही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गले में खुद ही मुसीबत फांस साबित हो रही है। बता दें कि ईडी ने अब तक मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केस दर्ज किए हैं, उनमें से 2.98% केस सांसदों और विधायकों पर है और इन मामलों में 96% नेताओं पर दोष साबित भी हुए, यानी कि दोष सिद्ध होने का दर भी ठीक ठाक देखा जा सकता है। ऐसे में आरजेडी पर बड़ी मुश्किल बरप सकती है और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर नीतीश कुमार को पुराने साथी भाजपा का हाथ पकड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी बिहार में 17 से 22 सीटें जीत चुकी है। इस बार उसकी योजना जीती सीटें बचाने के साथ कुछ और नई सीटें जीतने की भी है, जहां जीत हार का अंतर कम रहा है। यही वजह है कि अमित शाह की अब तक बिहार में 4 बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, 4 यात्राएं हो चुकी हैं। इस कवायद में देखा जा रहा है कि संगठन बूथ स्तर पर सक्रिय हो गया है और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऐसे में ओवैसी का थोड़ा भी असर मुस्लिम वोटरों पर दिखाई दिया तो बीजेपी की राह मुश्किल हालात में भी आसान हो जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।